हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3 का टॉपिक प्रोज डिवाइसेस क्लियर करेंगे। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, प्रोज डिवाइसेस, ये दिख रहा है। प्रोज डिवाइसेस हिंदी में कहते हैं गद्य युक्तियाँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, प्रोज स्टाइल, ठीक है, गद्य शैलियाँ, और हम इसमें पढ़ेंगे गद्य युक्तियाँ। इस यूनिट में मैंने या इस वीडियो में यूनिट 3 का पूरा डिटेल, जितनी भी प्रोज डिवाइसेस होती हैं उनको बहुत अच्छे से नोट्स आपके लिए तैयार किया है। और एक भी क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका ऑप्शनल नहीं छूटेगा यूनिट 3 से। इसलिए आप बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए, तो देखेंगे। समझ में आया क्या है? बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3, पूरा यूनिट 3 इसमें मैंने आपके लिए क्लियर किया हुआ है। देखेंगे, समझेंगे। देखो, ये हमें दिखाई दे रहा है प्रोज डिवाइसेस। प्रोज डिवाइसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? गद्य युक्तियाँ, ठीक है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोज डिवाइसेस, बहुत प्रकार की क्या होती हैं? प्रोज डिवाइसेस होती हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी होती हैं? थीम, पहले क्या है? फर्स्ट थीम होता है। थीम को हिंदी में कहते हैं विषय या विषय वस्तु। अभी हम बस हल्के से इसको एक बार रनिंग में देख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। इनको डीप बहुत अच्छे से मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहला क्या है? थीम। थीम को हिंदी में कहते हैं विषय या विषय वस्तु। सेकंड है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू को हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थर्ड है हमारा सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न होता है वाक्य का स्वरूप। फोर्थ है हमारा इमेजरी। इमेजरी होती है कल्पना, जैसे कल्पनात्मक कहानियाँ होती हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारा टोन। टोन को हिंदी में कहते हैं लहजा या आवाज़ या स्वर। सिक्स्थ है हमारा मूड। मूड को कहते हैं मनोदशा, जैसे राइटर की क्या मनोदशा है इसमें लिखा है, उसने पढ़ा है, वो सॉरी इस लेसन को उसने लिखा है। सेवेंथ है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी होती है समानता, मतलब किन्हीं दो चीज़ों की समानता। एट्थ है हमारा एनेक्डोट्स। एनेक्डोट होती है छोटी सी कहानी, छोटी छोटी कहानियाँ। ये प्रोज डिवाइसेस के अंदर सारे पॉइंट आते हैं। नाइन्थ है हमारा, नौमा है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस होते हैं विलोम का मतलब होता है अर्थ की विपरीतता, मतलब एक ही सेंटेंस में दोनों अर्थ की विपरीतता हो। जब हम इनको डीप पढ़ेंगे, आगे डिटेल पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये लगेगा बिल्कुल ईजी है ये सब, ठीक है। तो 10th होगा हमारा एफोरिज्म। एफोरिज्म होती हैं कहावतें, आपने पढ़ी होंगी। और 11th है हमारा डिक्शन। डिक्शन को कहते हैं शब्द चयन। 12th है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन कहते हैं किसी चीज़ का उल्टा होना, उलट देना। और 13 है हमारा ह्यूमर। ह्यूमर होता है हास्य व्यंग। और 14 है हमारा पैथोस। पैथोस को कहते हैं करुणा या दया, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं? प्रोज डिवाइसेस हैं। तो इनको आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थीम समझेंगे, ठीक है। थीम क्या होता है? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, थीम को हिंदी में क्या कहते हैं? विषय या विषय वस्तु। तो किसी पाठ को, किसी लेसन को जब हम पढ़ेंगे या लिखेंगे हम किसी को, और या किसी से हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? किसी भी चीज़ की एक विषय वस्तु होती है। विषय, जैसे हम किसी से बात करने गए हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो उसकी कुछ न कुछ विषय वस्तु होगी। तो क्या समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? थीम। थीम हिंदी में देखेंगे, द सब्जेक्ट ऑफ ए टॉक और ए पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड द थीम। सब्जेक्ट मीन्स विषय, ऑफ टॉक मीन्स किसी भी बात का, ठीक है, बातचीत का कोई विषय,
और पीस मीन्स कोई भाग, ऑफ राइटिंग मीन्स लेखनी का, इज कॉल्ड कहा जाता है थीम, विषय वस्तु। ठीक है, किसी बातचीत का विषय और किसी भी राइटिंग का एक भाग क्या कहलाता है, थीम कहलाता है। इट इज ए सब्जेक्ट और प्रपोजल, इट इज ए सब्जेक्ट और प्रपोजल ऑफ डिस्कशन स्पोकन और राइटिंग रिटन अबाउट। ठीक है, तो इट इज ए सब्जेक्ट, यह विषय होता है, और प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव, ऑफ डिस्कशन, डिस्कशन का प्रस्ताव और विषय होता है, जो बोला गया है, विषय लिखा गया है, जिसके बारे में, मतलब जिस विषय वस्तु के बारे में, जो विषय है उसके बारे में जो बोला गया है, लिखा गया है या डिस्कशन किया गया है, वो एक विषय होता है, प्रपोजल होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे देखेंगे। इट इज ए बिग आइडिया ऑफ वर्क, क्या होता है, एक बड़ा विचार होता है, ऑफ वर्क, किसी भी वर्क पीस का ये क्या होता है, बिग आइडिया होता है, बड़ा विचार होता है। द थीम इज ए सेंट्रल टॉपिक, थीम क्या होता है, एक सेंट्रल मुख्य टॉपिक होता है, केंद्रित बिंदु होता है, इन द टेक्स्ट, किसी भी लेखनी में और किसी भी स्टोरी में। ए स्टोरी, स्टोरी और किसी टेक्स्ट में क्या होता है, ये सेंट्रल टॉपिक होता है। यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द थीम, ठीक है, व्हाट इज द थीम, तो आपको ऑप्शन कई देगा, तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा थीम, तो क्या था, सेंट्रल टॉपिक ऑफ ए स्टोरी ऑफ ए टेक्स्ट, टेक्स्ट का है या स्टोरी का क्या होता है, सेंट्रल टॉपिक होता है। ये ऑप्शनल, क्योंकि आपका पेपर जो आने वाला है वो ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल में आपको किसी भी चीज़ को डीप एंड वाइड डिटेल पढ़ने की आवश्यकता है, तो इसी में से आपका क्वेश्चन ऑप्शनल बनेंगे। अब जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन बन गया, तो थीम क्या है, ये आता है क्वेश्चन, मैंने देखा है, बुक्स में देखा है, अभी हमारे यहाँ मिड टर्म एग्जाम हुए थे उसमें भी आया था ये। तो सेंट्रल टॉपिक क्या होता है, सेंट्रल टॉपिक होता है। तो थीम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, थीम को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है हमारा, देखो। तो थीम को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नंबर 1 मेजर थीम होती है और माइनर थीम होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन बनना है, क्या क्वेश्चन बनना है, हाउ मैनी टाइप्स या हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द थीम। ठीक है, कि थीम के हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थीम, थीम कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होती है, मेजर और माइनर। ठीक है, तो मेजर का मतलब क्या होता है, मुख्य बड़ी, और माइनर का मतलब छोटी संक्षिप्त। ठीक है, तो देखेंगे मेजर क्या होता है, इन मेजर थीम, मेजर थीम में, मेजर का मतलब समझते हैं ना, बड़ा या मुख्य। ठीक है, इन मेजर थीम में द राइटर मीन्स लेखक, रिपीट्स मीन्स दोहराता है, एन आइडिया मीन्स एक विचार को, इन हिज वर्क अपने वर्क में, अपने ही वर्क में जो वर्क उसने लिखा है उस वर्क में अपने आइडिया को क्या करता है, रिपीट करता है। दिस आइडिया शुड बी सिग्निफिकेंट आइडिया। ठीक है, दिस आइडिया, यह विचार, ठीक है, शुड बी होना चाहिए, सिग्निफिकेंट आइडिया। ठीक है, महत्वपूर्ण विचार होता है, इन ए लिटरेरी डिवाइस, एक साहित्यिक वर्क में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण विचार होता है, और उस महत्वपूर्ण विचार को वो क्या करता है, रिपीट्स करता है। ठीक है, आगे देखेंगे माइनर क्या होता है, माइनर थीम, इन माइनर थीम में राइटर रेफर्स प्रदर्शित करता है, एन आइडिया एक विचार को, दैट अपीयर्स प्रकट होता है या दिखाई देता है, इन वर्क किसी भी वर्क में, ब्रीफली में संक्षिप्त रूप से। ठीक है, समझ में आया। माइनर का जैसा कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, क्या टाइटल का अर्थ निकल रहा है माइनर, माइनर का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त, ब्रीफ। ठीक है, तो इन माइनर थीम द राइटर रेफर्स टू एन आइडिया, माइनर थीम में राइटर क्या करता है, एक आइडिया को रेफर करता है, दैट अपीयर्स ए वर्क ब्रीफली, जो क्या करता है, अपीयर्स होता है इन ए वर्क ब्रीफली, कोई भी किसी भी वर्क में संक्षिप्त रूप से वो प्रदर्शित होता है।
दैट मे और मे नॉट, दैट मीन्स जो मे हो सकता है या दे सकता है, और मे नॉट गिव नहीं दे सकता, बे मीन्स रास्ता, टू अनदर माइनर थीम जो दूसरे माइनर थीम को रास्ता दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। मतलब किसी भी लेसन की, किसी भी बात की या किसी भी फिल्म की थीम जो होती है वो एक से भी अधिक होते हैं माइनर थीम जो होते हैं। मतलब हो सकता है कि उसमें जो माइनर थीम है एक ही हो और दूसरी भी हो सकती है छोटी, जैसे थीम में से भी थीम, जैसे हमारी कोई विषय वस्तु, हम किसी से बात करने गए हैं, अपने बड़ों से कोई सुझाव लेने गए हैं, हमारी कोई थीम है, तो उसमें से भी हमारी कोई एक नई थीम निकल आए, कोई बात करनी है तो उससे, तो क्या हो गया, तो गिव द वे टू अनदर माइनर थीम, तो वो क्या कर रही है, एक थीम दूसरी थीम को वे दे रही है, एक रास्ता, एक नया थीम उसमें से निकल रहा है, ठीक है, तो वो माइनर थीम कहलाता है। समझ में आ गया? आगे चलेंगे। देखो दूसरा हेडिंग हमारा हो जाता है, दूसरा प्रोज डिवाइस हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू को हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण। ठीक है, क्या दृष्टिकोण है उसका, ठीक है, दृष्टिकोण समझ रहे होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम किसी के पास बात करने जाते हैं तो कुछ न कुछ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ लिख रहे हैं तो हमारा कुछ न कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखो समझेंगे इसको, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। ड्यूरिंग नरेशन, वर्णन के दौरान या वर्णन के समय, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, नरेशन मीन्स वर्णन, वर्णन के दौरान द राइटर हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू एज वॉट मीन्स जो, ही इज गोइंग जा रहा है, टू टेल बताने, थ्रू द स्टोरी। बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए डिफाइन करके इन चीज़ों को निकाला है। तो ड्यूरिंग नरेशन, वर्णन के दौरान, राइटर हैज़ हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर का अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ दृष्टिकोण होता है उसका। एज टू वॉट मीन्स जो, ही इज गोइंग टू टेल जो वो बताने जा रहा है, थ्रू द स्टोरी स्टोरी के द्वारा। मतलब आपने देखा होगा किसी भी पाठ में पढ़ते हैं हम, या कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, कोई प्रोज पढ़ते हैं, तो उसमें राइटर का कुछ न कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे पढ़ लिया, पूरा पाठ देख लिया, समझ लिया, तो उसमें क्या होता है, उससे हमें फिर हम देखते हैं इस पाठ से हमें क्या मैसेज जाता है, क्या दृष्टिकोण था हमें, जो उसने लेखक ने पाठ लिखा है तो उसमें कोई उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, तो हम बाद में देखते हैं हमें इससे क्या शिक्षा मिली, क्या दृष्टिकोण था उसका हम तक ये मैसेज देने का। ठीक है, तो ये हमारा मतलब है, हिंदी में हम समझेंगे कि अपने वर्णन के दौरान, अपनी लेखनी के दौरान, या अपने पाठ से, या अपनी फिल्म के द्वारा, फिल्म बनाने वाले ने, लेखक ने इस स्टोरी के द्वारा हम तक क्या मैसेज छोड़ा है, क्या कहने जा रहा है, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। समझ में आया? देखेंगे आगे। द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इज बे मीन्स एक तरीका, ऑफ लुकिंग मीन्स देखने का, एट ए सिचुएशन किसी भी परिस्थिति को देखने का एक वे भी होता है, तरीका होता है। ठीक है, देखेंगे, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, आ गया देखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो टाइप्स जो होते हैं, हम यहाँ पर यहाँ हेडिंग देना भूल गए आपको, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू हेडिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ क्वेश्चन वो पूछता है, समझ में आया, अगर वो कहता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल अगर आता है तो क्या होगा कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है व्हाट ही इज गोइंग, व्हाट द राइटर इज गोइंग टू टेल थ्रू द स्टोरी, स्टोरी के द्वारा जो राइटर कहने जा रहा है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। समझ में आया? यहाँ इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन जाता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ देयर द पॉइंट ऑफ व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, ये सेकंड। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये बन गया हमारा। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट कितने टाइप्स होते हैं,
फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो हमारा हेडिंग दिखाई दे रहा है हमें, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर दूसरा है ये हमारा सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और देखो तीसरा हमारा हो जाता है ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे समझेंगे? जैसे चलो आप ऐसे नहीं समझते हैं तो हम आपको हिंदी इंग्लिश ग्रामर के थ्रू हम आपको समझाते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो एक चीज़ तो पढ़ी होगी, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या, कौन सा सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और बी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी दे, किसी का भी ना। उसी वे से समझेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और बी। आई और बी कौन होता है, कहने वाला, मैं या हम। और सेकंड पर्सन कौन होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, यू। सामने कौन है, वो सेकंड पर्सन हो गया। और सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन क्या करता है, बात करता है। और थर्ड पर्सन क्या, कौन हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। तो उसी वे से हम इसको समझेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पहले समझेंगे, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो देखेंगे, हाँ, इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू में द राइटर टेल्स, यहाँ एस और होना चाहिए, राइटर टेल्स बताता है ए स्टोरी, एक कहानी, फ्रॉम, नहीं यहाँ राइटर्स, ठीक है, राइटर्स होगा, थोड़ा सा देख लेंगे। राइटर्स लेखक, एक लेखक नहीं होगा, बहुत सारे लेखकों की, यूनिवर्सल बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ राइटर्स होगा, ठीक है। राइटर्स टेल ए स्टोरी फ्रॉम देयर ओन परपेक्टिव, परपेक्टिव मीन्स स्वरूप या दृश्य, अपने दृष्टिकोण से, ठीक है, अपने तरीके से या अपने बारे में। तो इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू में राइटर टेल ए स्टोरी फ्रॉम देयर ओन परपेक्टिव, अपने बारे में या अपने स्वरूप में क्या करता है, एक स्टोरी बताता है। मतलब अपने बारे में या अपने तरीके से क्या बताता है, एक स्टोरी बताता है। ये कह लीजिए अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है हेडिंग हमें, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू में द ऑथर टेल्स, लेखक बताता है अबाउट द स्टोरी अबाउट अनदर पर्सन। अब देखिए मैंने आपको भी बताया था सेकंड पर्सन कौन होता है, सेकंड जो सामने वाला होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में ऑथर मीन्स लेखक, टेल्स मीन्स बताता है, अबाउट मीन्स बारे में, स्टोरी मीन्स कहानी, अबाउट मीन्स बारे में, सॉरी ये जो अबाउट है ना ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा, टेल्स ए स्टोरी अबाउट अनदर पर्सन, ये इतना होगा, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा जल्दी में लिखते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टोरी अबाउट अनदर पर्सन, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करता है, लेखक दूसरे के बारे में स्टोरी बताता है। जैसे हम स्टोरी लिख रहे हैं, किसी सेकंड पर्सन के बारे में बता रहे हैं, दूसरे के बारे में स्टोरी। आपने लेखक पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, देखी होंगी। तो यहाँ कभी राइटर अपने बारे में कहता है, किसी पाठ को हम पढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरी में, प्रोज में, तो उस पाठ को पढ़ने से पता चलता है इस लेसन को कि लेखक ने अपने बारे में कुछ कहा है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि लेखक ने सेकंड पर्सन, किसी अनदर पर्सन के बारे में कहानी को लिखा है, ठीक है। तो अनदर पर्सन के बारे में जब वो कहानी लिखता है तो वो क्या कहलाता है, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ हमारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 कौन से बनते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, व्हाट द ऑथर इज गोइंग टू टेल थ्रू द स्टोरी, स्टोरी के थ्रू क्या कहने जा रहा है वो हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और टाइप्स कितने होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। आप बने रहिए इस वीडियो पे लास्ट तक, आपका यूनिट 3 में एक भी क्वेश्चन ऑप्शनल छूटने वाला नहीं है, पेपर आने वाले हैं आपके। तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देखो, ये आ गया हमारा हेडिंग, ठीक। इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू या इन दिस टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, इस प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू में द राइटर टेल ए स्टोरी अबाउट अदर पीपल, अन्य लोगों के बारे में,
मतलब ये तो जो था अनदर पर्सन, सेकंड पर्सन सामने वाले के बारे में बात करता है। और टेल ए स्टोरी, स्टोरी बताता है अबाउट अदर पीपल, अन्य लोगों के बारे में जो स्टोरी बताता है वो क्या कहलाता है, हमारा थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इस तरह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया है। आगे अब देखिए हमारा थर्ड हेडिंग जो हो जाता है हमारा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, बहुत अच्छे, ठीक। देखो थर्ड हो जाता है हमारा प्रोज डिवाइस सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न को हिंदी में कहेंगे वाक्य का स्वरूप। जैसा कि हमें टाइटल ही दिखाई दे रहा है, हेडिंग दिखाई दे रही है, सेंटेंस पैटर्न। पैटर्न में स्वरूप, रूपरेखा उसकी, ठीक है। तो सेंटेंस पैटर्न भी एक प्रोज डिवाइस होता है। तो क्या होता है सेंटेंस पैटर्न, ये देखेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं, ठीक। तो सेंटेंस पैटर्न मीन्स, सेंटेंस पैटर्न्स का मीन होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही क्रम क्या कहलाता है, सेंटेंस पैटर्न कहलाता है। इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, यह क्या होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से करेक्ट होना चाहिए। मतलब अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का क्रम क्या कहलाता है, सेंटेंस पैटर्न कहलाता है। और जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए तभी तो। और जो देयर शुड बी ए प्रॉपर वे ऑफ सेंटेंस, मतलब विच हैज़, जहाँ एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं हम करना चाहे तो, दैट या विच हैज़ द कंप्लीट सेंस या करेक्ट सेंस विच सेंटेंस गिव, ठीक है, क्या दे, कंप्लीट सेंस, पूरा सही अर्थ निकले, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, और सेंटेंस कैसा होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। जैसे अब देखिए हम आपको एक एग्जांपल बोल करके बताते हैं। तो जैसे मदर गोज टू हर विलेज डेली, तो ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। तो इसमें कितने वर्ड हो गए, मदर गोज टू विलेज, हर विलेज डेली, कितने वर्ड हो गए, 4-5 वर्ड हो गए। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, लेकिन क्या है, ग्रामर की दृष्टि से करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि जहाँ सब्जेक्ट है, जैसे हर विलेज, मदर गोज, डेली, टू, इस तरह से तो क्या हो गया, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। ये मतलब सेंटेंस का अरेंजमेंट है, वो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, सेंटेंस पैटर्न कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन आपका बन जाता है कि व्हाट इज सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न क्या होता है। तो आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, आगे भी लिख सकता है शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, आगे लिख सकता है, ठीक है। तो वैसे तो आपका इतना आएगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही क्रम या शब्दों का क्रम क्या कहलाता है, वर्ड्स कहलाता है। जैसे बहुत सारे लेटरों से मिलकर 3, 4, 5 लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है, और 3, 4, 5, 6 लेटर शब्दों से मिलकर के वर्ड से बनकर एक सेंटेंस बनता है, और बहुत सारे सेंटेंस से मिलकर एक लेसन का हम क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस आगे देखेंगे, समझेंगे। देयर शुड बी ए प्रॉपर वे, क्या होना चाहिए, शुड बी मीन्स होना चाहिए, प्रॉपर वे मीन्स एक उचित तरीका, ऑफ सेंटेंस पैटर्न, ठीक है। सेंटेंस पैटर्न का एक सही तरीका होना चाहिए, टू प्लेस रखने का, और वर्ब मीन्स किसको, वर्ब को, और नाउन को, नाउन की, ठीक है। समझ में आया, नाउन की जगह नाउन होना चाहिए, वर्ब की जगह वर्ब होनी चाहिए। ये क्या होता है, सेंटेंस पैटर्न, ये मतलब प्रॉपर वे होना चाहिए, सही। जनरली वी नो, सामान्यतः वी नो, हम जानते हैं, दैट के इट हैज़ 2 पार्ट्स, 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। जनरली हम जानते हैं कि सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। अगर वो पूछता है क्वेश्चन में हाउ मैनी, जनरली हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर ऑफ सेंटेंस पैटर्न, तो कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, देखेंगे आगे क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। सेंटेंस के पार्ट पूछता है
हाउ मैनी टाइप्स या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पैटर्न आर देयर। ठीक है, तो कितने होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो चलेंगे तो क्या होता है, थोड़ा समझेंगे इनको। तो सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट में बी आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है में भी हो सकता है, आइदर या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन फॉर्म में। सब्जेक्ट जो होता है ये, ठीक है, कर्ता, जिसको हम जब वाक्य बनाते हैं ना तो कर्ता जिसे कहते हैं हिंदी में। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आइदर ए नाउन, एक नाउन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति वस्तु हो सकता है, और ए प्रोनाउन फॉर्म, और प्रोनाउन फॉर्म में भी हो सकता है। एंड सेस और कहता है, समझ में आ रहा है, जैसे हम कहें मोहन इज गोइंग टू हिज स्कूल, मोहन अपने स्कूल जा रहा है। तो मोहन क्या हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इज गोइंग क्या कार्य कर रहा है, वो क्रिया क्या हो गई, गोइंग टू हर स्कूल, तो कार्य क्या हो रहा है उसके थ्रू, स्कूल जा रहा है वो, ये कार्य हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम कहते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या हो गया, मोहन की जगह पर प्रोनाउन हो गया ही। ठीक है, तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना सब्जेक्ट। तो फॉर्म और एंड सेस और कहता है कि व्हाट और हु, व्हाट मीन्स जो, सॉरी क्या, एंड हु मीन्स कौन, इज डूइंग कर रहा है, एन एक्शन मीन्स कार्य। ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा फिर से देखो। तो सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन फॉर्म में हो सकता है, और सब्जेक्ट सेस मीन्स बताता है, कहता है कि व्हाट मीन्स क्या, और हु इज डूइंग एन एक्शन, क्या कार्य हो रहा है और कौन कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो वर्ब रिप्रेजेंट्स, या कह देंगे रिपीट्स लिख लो या रिप्रेजेंट्स कर लो द एक्शन, और वर्ब क्या करती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे कहें ही इज गोइंग टू स्कूल, तो उसके द्वारा क्या करो, तो जैसे कहें मदर इज कुकिंग द फूड, तो मदर क्या कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, किसको, फूड को। तो सब्जेक्ट मदर के द्वारा क्या कार्य हो रहा है, कुकिंग हो रही है फूड की। ठीक है, तो क्या हो गई, वो वर्ब हो गई, उसके द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट्स किया जाता है कि कार्य क्या हो रहा है, इस चीज़ को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखते हैं, व्हेन द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेस ए मीनिंग इट कलेक्टिवली कॉल्ड ए क्लोज। अब सेंटेंस में जो क्लोज होते हैं, आपने देखा होगा कॉमा लगा होता है, फिर उसके बाद एक और सेंटेंस होता है, या दो क्लोज होते हैं सेंटेंस के, तो दोनों को पढ़ते हैं तभी हमारा पूर्ण अर्थ आता है। जैसे देखो समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा। व्हेन द कलेक्शन, व्हेन मीन्स जब, कलेक्शन में से किसी चीज़ का संग्रह, सॉरी, और वर्ड्स में शब्दों का संग्रह, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करता है, मीनिंग मीन्स एक अर्थ, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड, इसे कलेक्टिवली क्लोज कहा जाता है। जब शब्दों का कलेक्शन एक मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, मीनिंग को दर्शाता है, पूर्ण अर्थ को देता है, तब उसे क्लोज कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोजेस, दो प्रकार के क्लोजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो ये हमें दिखाई दे रहे हैं क्लोजेस, ये लिखा हुआ है क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। अब देखो हमने इसको डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा डिफाइन इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपका थ्योरेटिकल तो पेपर आएगा नहीं, ऑप्शनल पेपर आएगा। या इतना पूछ सकता है कि टाइप्स पूछ सकता है कि क्लोजेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है या इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। तो हम आपको समझा देते हैं, हिंदी में ही समझाएंगे, बहुत अच्छे से आप समझिए। डिपेंडेंट क्लोज वो होता है द सेंटेंस विच डिपेंडेंट द अदर सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है,
विच हैज़ नॉट द कंप्लीट सेंस, जो पूरा सेंस नहीं रखता, कंप्लीट अर्थ को नहीं रखता। और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? द सेंटेंस विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर सेंटेंस विच हैज़ द कंप्लीट सेंस, या दैट हैज़ द कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस को रखता है। तो डिपेंडेंट का मतलब जैसे हम ही कहें, अरे तुम तो यार उन पर डिपेंड हो, उनके बिना तुम कुछ कर पाती हो। और इंडिपेंडेंट, अरे हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम तो अपना स्वयं करते हैं। तो डिपेंडेंट का मतलब जिसका अपना वजूद नहीं है, दूसरे पर डिपेंड है। अब जैसे हम ये कहें, एक सेंटेंस बोलकर हम आपको बताते हैं, इट इज सर्टेन दैट। तो इट इज सर्टेन हो गया एक सेंटेंस। दूसरा हो गया कि ही विल पास द फर्स्ट डिवीजन इन इंटरमीडिएट। तो अगर हम ये कहें कि इट इज सर्टेन, तो ये सेंटेंस एक हो गया, और ही विल पास इन इंटरमीडिएट विद फर्स्ट डिवीजन, और ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। चलो, अगर विजुअल होता तो हम आपको उस पर बोर्ड पर लिखकर दिखाते, कोई बात नहीं, आप समझेंगे बहुत अच्छे से, मेरे बातों पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो देखो, इट इज सर्टेन अगर देखें तो अर्थ कंप्लीट आ रहा है इसका। क्या सर्टेन है? पता नहीं क्या सर्टेन है। अगर इधर अर्थ देखें तो ही विल पास विद इन इंटरमीडिएट विद फर्स्ट डिवीजन। अब देखें तो सही अर्थ आ रहा है। अगर दोनों का अर्थ निकालें तब कंप्लीट सेंस आ रहा है। तो इसका मतलब इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। ठीक है, तो यह निश्चित है। ये वाक्य किस पर डिपेंड है? ही विल पास। जब तक उस सेंटेंस को नहीं बोलेंगे तब तक इस सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो दूसरा पार्ट है, ही विल पास विद फर्स्ट डिवीजन, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज, और इट इज सर्टेन ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज। समझ में आया? और अगर एक और एग्जांपल लें तो आई होप, या कहें दिस इज द प्लेस वेयर माई फैमिली लिव्स, या दिस इज द सिटी इन विच माई फैमिली लिव्स। ठीक है, तो दिस इज द सिटी, कौन सी सिटी, कैसी सिटी? जब तक दूसरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, माई फैमिली इन विच माई फैमिली लिव्स, कि मेरा परिवार इसमें रहता है। तो क्या मतलब है कि दूसरा सेंटेंस क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। कुल मिला के आप ये कहिएगा कि डिपेंडेंट क्लोज वो होती है जिसका अपना कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। इंडिपेंडेंट क्लोज वो होती है जिसका अपना पूरा सेंस निकलता है। मतलब सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं, 2 क्लोज होते हैं, उपवाक्य 2 होते हैं। आगे चलेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अब देखेंगे, देखो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बेसिक पैटर्न पूछ लेता है सेंटेंस, उसमें पेपर में क्या पूछ लेता है? बेसिक पैटर्न। आप बहुत अच्छे से इसको डीप पढ़िएगा, इस यूनिट को। पूरा यूनिट मैंने इसमें छोड़ दिया है, आपका 3rd यूनिट, और इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो क्या पूछ लेता है? बेसिक पैटर्न भी पूछ सकता है आपका, किसमें? पेपर में, ऑप्शन पेपर आएगा। तो बेसिक पैटर्न ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के बेसिक पैटर्न क्या होते हैं? तो देयर आर डिफरेंट वे ऑफ पैटर्न टू कंबाइन द क्लोजेस। तो देयर आर डिफरेंट वे, डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरीका होते हैं, ऑफ पैटर्न मीन्स उसके रूपरेखा के बनाने के, टू कंबाइन मीन्स जोड़ने के, क्लोज मीन्स क्लोजेस को जोड़ने के डिफरेंट वे होते हैं। देयर आर 4 पैटर्न ऑफ क्लोज। ठीक है, कितने? 4 पैटर्न्स होते हैं ऑफ क्लोज के कितने? 4 पैटर्न होते हैं। तो देखो, इनको हम बहुत अच्छे से रट लेंगे। ठीक है, कि 4 पैटर्न ऑफ सेंटेंस, 4 पैटर्न सेंटेंस के क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस, इसके द्वारा हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये इधर होता, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने इंटरमीडिएट में सिंथेसिस पढ़े होंगे, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, तो हमने वहाँ सेंटेंस को कंबाइन करना सीखा होगा। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमने सेंटेंस को कंबाइन करना सीखा होगा। तो वही है हमारा। ठीक है, सिंपल अगर वो पूछता है
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑफ सेंटेंस आर देयर, तो कितने प्रकार के बेसिक पैटर्न्स होते हैं सेंटेंस के, तो आपको पता होना चाहिए, नाम भी दे सकता है, 4 भी ऐसे भी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका ये टॉपिक, कौन सा? सेंटेंस पैटर्न। अब आ जाता है हमारा फॉर इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कल्पना, कल्पना करना। ठीक है, तो देखेंगे, देखो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगी और बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पूछा जाता है आपका। अगर आपको विश्वास न होता, आप अपने मॉडल को उठाइएगा और आपको ऐसा लगेगा कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद कि हमारा सारे यूनिट 3 के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो आप देखेंगे, हाँ ठीक है, इमेजरी, इमेजरी जैसे हमें दिखाई दे रहा है कल्पना। तो इमेजरी क्या होती है? इमेजरी मीन्स विजुअली डेस्क्रिप्टिव इमेजरी इज ए लिटरेरी टर्म, एक लिटरेरी टर्म होता है। ठीक है, इमेजरी जो कल्पना मीन्स, इमेजरी का अर्थ होता है विजुअली, जो हमें विजुअल हो रहा है, दृश्य दिखाई दे रहा है। डेस्क्रिप्टिव मीन्स वर्णनात्मक इमेजरी, विजुअली डेस्क्रिप्टिव इमेजरी इज ए लिटरेरी टर्म, एक साहित्यिक टर्म होता है। इट इज़ यूज्ड बाय पोइट्स, इसका पोइट्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है, नोवेलिस्ट के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और अदर्स, अदर राइटर्स, अन्य राइटर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इन लैंग्वेज, भाषा में, टू क्रिएट मीन्स निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, इमेज मीन्स कल्पना, इन द माइंड ऑफ द रीडर्स, पढ़ने वाले पाठकों के माइंड में एक इमेज क्रिएट करने के लिए भाषा में राइटर्स, नोवेलिस्ट, पोइट्स इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आया? जैसे कि देखा होगा आपने कि हम किसी भी पाठ को पढ़ते हैं या किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं, किसी भी नोवेल को पढ़ते हैं, किसी भी पोइट्री को पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय कोई ना कोई हमारे दिमाग में इमेज चलने लगती है। कोई आपने नोवेल पढ़ा होगा, उपन्यास पढ़ा होगा या कोई ड्रामा पढ़ा होगा, तो ड्रामा पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि हम कोई फिल्म की स्टोरी देख रहे हैं, वो इमेज क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड में। तो लेखक, लिखने वाले जो होते हैं, नोवेलिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, पाठकों के माइंड में एक इमेज क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज में अपनी में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे हम विजुअली होता है, सूंघने से होता है, सुन करके होता है, देख करके होता है, इमेजिन कई प्रकार की होती है। हमें सुन करके इमेजिन होती है, देख करके इमेजिन करते हैं, हम किसी भी चीज़ को सूंघ करके इमेजिन करते हैं, टच करके इमेजिन करते हैं। मतलब तो हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय इमेजिन करते हैं, तो पाठकों के मन में, समझ में आया, इमेज क्रिएट करने के लिए इमेजरी का यूज करते हैं कौन? राइटर्स, पोइट्स एंड नोवेलिस्ट। क्लियर हो गया? अब देखेंगे जी इमेजरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या होता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे, देखेंगे। तो जो ये होती है, इट इंक्लूड्स फिगरेटिव लैंग्वेज, इसमें किसका प्रयोग शामिल किया जाता है? फिगरेटिव लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब समझते हैं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया। मेटाफर उपमा रूपक होता है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है, और ओनोमेटोपोइया होता है ध्वनि सूचक। इस तरह से हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज का इमेजरी में प्रयोग किया जाता है। आगे समझेंगे कि ये कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है, बहुत डीप एंड डिटेल, बहुत अच्छे से समझेंगे आगे। हाँ देखो, देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेजरी। टाइप्स एस और होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया है। टाइप्स ऑफ इमेजरी, इमेजरी के टाइप्स क्या होते हैं? जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 आ जाए, ठीक। जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, गस्टटरी। गस्टटरी देखो, ऑडिटरी होती है, हमने आपको बहुत इसके बारे में भी हम लिख सकते थे,
बता सकते थे लिख करके, आपको थ्योरी लिख करके लिख देते यहाँ पर, बट हमने इसलिए नहीं लिखना उचित समझा कि यहाँ आपका पेपर ऑप्शनल आएगा, इसलिए इसको लिखना उचित नहीं समझा। बस आप इतना समझ लीजिए, हम बता रहे हैं और आप ये देख लीजिए कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है। 1 ऑडिटरी होती है, ऑडिटरी का मतलब होता है सुनकर जो हमें इमेजिन होती है, ठीक है, सुनना। जैसे कि देखा होगा आपने, जब हम कोई गाना लेटे होते हैं और कोई गाना सुन रहे होते हैं तो गाने की बोल के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में एक इमेजिन चलने लगती है, समझ में आया। तो सुन कर के जो इमेजिन होती है, एक चीज़ को हम देख कर के इमेजिन करते हैं, जैसे पढ़ते देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुन कर के जो इमेजिन होती है माइंड में, गाने को सुनते हैं, गाने के बोल के अकॉर्डिंग दिमाग में वही सीन चलने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं हम लोग। इमेजरी का मतलब कल्पना, ठीक है। अब आ गया हमारा दूसरा विजुअल। विजुअल मीन्स होता है देखना, मतलब देख करके किसी भी चीज़ को देख करके हमारे दिमाग में इमेजिन होने लगती है, कल्पना। जैसे हमने कोई चित्र देखा, बहुत सुंदर चित्र लगा हुआ है, एक नदी है, वहाँ पर एक अप्सरा पानी भर रही है, एक हट है और एक बहुत सुंदर पार्क है। तो वहाँ पर क्या है कि देख करके एक इमेजिन करने लगते हैं हम कि वाह कितना सुंदर सीन है, काश मैं यहाँ होती, मैं यहाँ रह रही होती, कितना अच्छा लगता। ये सब चीज़ें क्या है, तो वो सब चीज़ें हम देख करके इमेजिन करते हैं। ये भी हमारे ऑथर्स इसको यूज करते हैं। टेक्टाइल, थर्ड क्या होता है हमारा, टेक्टाइल का मतलब होता है टच करके, छू करके हम किसी चीज़ को इमेजिन करें। जैसे हम किसी भी चीज़ को टच कर लेते हैं अपनी फिंगर से, सपोज दैट हम उसको देख नहीं रहे हैं, किसी भी चीज़ को ठंडा, गरम, खुरदरा, स्मूथ, ये किसको टच करके ही तो हम फील करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी भी चीज़ को टच करते हैं तभी तो हम समझ पाते हैं कि कैसा है, ठंडा है या गर्म है। हमारी स्किन से लग जाए कोई भी चीज़, अरे ये तो बहुत गर्म है, ठीक है, या बहुत ठंडी है। तो उस टच करके हम किसी चीज़ को, अब जैसे हमें मान के चलिए हमने पत्ते छुए, ठीक है, फ्लावर छुए, पत्ते छुए, उनको टच करके हमारे माइंड में एक इमेजिन आ रही है, वो क्या कहलाती है, टेक्टाइल इमेजिन कहलाती है। अब आगे हमारा 4 ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री का मतलब होता है सूंघना, सूंघ करके जो इमेजिन हम करते हैं, सूंघ करके किसी भी चीज़ को, खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, ओड आ रही है, कैसी लग रही है, स्वादिष्ट है, कैसी है। किसी के यहाँ कुछ खाना बनता है, किसी के यहाँ खाना बन रहा है और हम लोग छत पे हैं, टहल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब्जी बनी हुई है, हम उसको इमेजिन करने लगते हैं माइंड में, समझ में आया। तो सूंघ करके हम इमेजिन करते हैं। और एक गस्टेटरी, गस्टेटरी ये लास्ट है 5 हमारा, ये होता है स्वाद, किसी भी चीज़ का टेस्ट करके हम इमेजिन करते हैं, खट्टी है, मीठी है, कैसी है, कड़वी है, ठीक है। इस तरह से हमारे कितने टाइप्स हो जाते हैं, इमेजरी के 5 टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा ये क्या हो जाता है, इमेजरी क्लियर हो जाता है। अगर आप चाहें तो देखो हम थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं है, ऑडिटरी इमेजरी समझेंगे। इट मीन्स व्हाट वी हेयर फ्रॉम म्यूजिक टू नॉइज टू प्योर साइलेंस। इट मीन्स इसका अर्थ होता है कि व्हाट मीन्स जो भी हेयर मीन्स हम सुनते हैं, फ्रॉम म्यूजिक से, नॉइज से, टू प्योर साइलेंस, जो प्योर साइलेंस होती है या शोर हो रहा होता है, या म्यूजिक से जो चीज़ें हम सुनते हैं वो क्या कहलाती है, ऑडिटरी इमेजरी कहलाती है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल होते हैं साउंड्स, सूथिंग, नॉइजेस, समथिंग पीसफुल, ठीक है। पीसफुल जो एटमॉस्फियर होता है वहाँ भी हमें कुछ न कुछ थोड़ा सा सुनाई देता है, सन्नाटा सा, ठीक है। आगे चलेंगे विजुअल। विजुअल इमेजरी क्या होती है, हमने जैसा कि आपको बता दिया देख करके, कि इट मीन्स व्हाट वी कैन सी कॉमिक लुकिंग इमेज, पेंटिंग और इमेज डायरेक्टली। देखो इट मीन्स इसका मतलब होता है व्हाट मीन्स जो वी कैन सी हम देख सकते हैं, कॉमिक कोई भी हंसी मजाक की चीज़ें, लुकिंग इमेज जो इमेज में दिखाई दे रही, किसी चित्र में हमें हंसी मजाक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसको देख करके हम इमेजिन करने लगते हैं। पेंटिंग्स में कोई चीज़, हमने बताया भी पेंटिंग लगी हुई है, बहुत सुंदर है ये, ठीक है। पेंटिंग में कोई
इमेज है उसको देख करके हम इमेजिन करने लगते हैं। इमेज मीन्स कोई मूर्ति होती है। डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड थ्रू द नरेटर्स आइज, जो नरेटर्स की आइज का जो एक्सपीरियंस रहा है, आर द एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इमेजरी, वही विजुअल इमेजरी का एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं। इट इंक्लूड्स, इनके अंदर होते हैं कलर्स, शेप्स मतलब रंग, शेप्स आकृतियाँ, साइज एंड पैटर्न उसका स्वरूप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी वस्तु, किन्हीं वस्तुओं का पैटर्न, साइज, शेप्स, कलर्स इसके अंदर समाहित होते हैं। आगे चलेंगे, हाँ देखेंगे, ये हमारी आ जाती है टेक्टाइल इमेजरी। इट डेस्क्राइब व्हाट इट डेस्क्राइब, यह वर्णन करती है, व्हाट मीन्स जो, भी फील हम अनुभव करते हैं, टच मीन्स छूते हैं। जिस चीज़ को छू करके हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं वो क्या कहलाती है, टेक्टाइल इमेजरी कहलाती है। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आते हैं टेम्परेचर, किसी भी चीज़ को छूते हैं तो गर्म है या ठंडा है, ठीक है, तो टेम्परेचर, टेक्सचर मीन्स उसकी बनावट कैसी है, हम छू करके किसी चीज़ को जान लेते हैं ये इसका बनावट कैसी है, ये खुरदरी है, लंबी है या समतल है या कैसी है, क्या है, ये सब। टच छूना, एंड मूवमेंट, वो हिल रही है या स्टेबल है, मतलब रुकी है या मूवेबल है, ये सब चीज़ों को हम टच करके हम जिस चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं, सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं अपने माइंड में, वो क्या कहलाती है, टेक्टाइल इमेजरी कहलाती है। ये सब आपके पूछा जा सकता है, व्हाट इज टेक्टाइल इमेजरी, व्हाट इज द विजुअल इमेजरी, व्हाट इज द ऑडियबल इमेजरी, ये आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको डीप पढ़ लें। ऑल्फैक्टरी इमेजरी क्या होती है कि इट मीन्स, इसका मतलब है व्हाट मीन्स जो, वी स्मेल, हम सूंघते हैं, जिस चीज़ को हम सूंघते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी ऑल्फैक्टरी इमेजरी कहलाती है। कल्पना, ऑल्फैक्टरी कल्पना कहलाती है। इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल होते हैं फ्रेगनेंस, खुशबुएं, एंड ओडर्स, ओडर्स मीन ओड चीज़ें, मतलब सूंघ करके हम उस चीज़ को कैसे बता देते हैं, अरे वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऑड चीज़ को सूंघते हैं तो उसको हम बता देते हैं ये तो ऑड लग रही है, बेकार है, बदबू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारा क्लियर हो जाता है, क्या क्लियर हो जाता है। तो आगे हमारा अगला हेडिंग होगा हमारी प्रोज डिवाइस का 5th हेडिंग होगा हमारा टोन। टोन मीन्स होता है लहजा या आवाज़, लहजा या आवाज़। द मीनिंग ऑफ द टोन इज एटीट्यूड। द मीनिंग मीन्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बहुत बड़ी, ठीक है। द मीनिंग मीन्स अर्थ, ऑफ द टोन मीन्स टोन का या आवाज़ का, इज एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स होता है लहजा, बात करने का तरीका, कहते हैं ना उसके तो एटीट्यूड ही निराले हैं, तो बात करने का तरीका ही पता नहीं कैसा है, एटीट्यूड में रहती है, किस एटीट्यूड में रहती है यही नहीं पता है। तो एटीट्यूड का मतलब लहजा, बात करने का तरीका, आवाज़, ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ द टोन इज एटीट्यूड, ठीक है। तो टोन का मीनिंग क्या होता है, एटीट्यूड। पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोन, तो द मीनिंग ऑफ टोन एटीट्यूड, ठीक है, पूछ सकता है ऑप्शनल में। तो एटीट्यूड ऑफ द राइटर टुवर्ड्स द सब्जेक्ट और एन ऑडियंस कन्वेड थ्रू द वर्ड चॉइस एंड स्टाइल ऑफ द राइटिंग। देखेंगे एटीट्यूड ऑफ ए राइटर, एक राइटर का लहजा, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, एक सब्जेक्ट मीन्स विषय, और एन ऑडियंस मीन्स अपने पाठकों के प्रति, ठीक है, अपने पाठकों के लिए, अपने विषय के लिए जो रीडर का एटीट्यूड है, लहजा है। कन्वे मीन्स देता है, थ्रो मीन्स के द्वारा, वर्ड्स मीन्स वर्ड्स चॉइस, उसने वर्ड्स चॉइस जो शब्दों का जो चयन किया है उसके द्वारा दिया जाता है। एंड स्टाइल मीन्स एक शैली, तरीका, ऑफ द राइटिंग मीन्स लिखने की जो उसकी शैली है, गद्य शैली है, उसके द्वारा, उसके वर्ड चॉइस के द्वारा ये कन्वे किया जाता है, किसके, किसी सब्जेक्ट के प्रति, अपने ऑडियंस के लिए। समझ में आया। कहते हैं ना कि
जैसे अब मान के चलिए स्टाइल, स्टाइल का मतलब कहने का तरीका, टोन। अब मान के चलिए किसी भी चीज़ को, जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी गद्य ही समझ लीजिए आप, हिंदी गद्य समझ लीजिए, इंग्लिश में प्रोज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोज, और हिंदी में कहते हैं गद्य। और इंग्लिश में कहते हैं पोएट्री, और हिंदी में कहते हैं काव्य या पद। समझ में आया? तो गद्य शैली, पद शैली। तो गद्य शैली, अब जैसे मान के चलिए कहीं भी किसी भी स्टोरी में, आपने फिल्म तो देखी होंगी ना, तो फिल्म में आपने देखा होगा कि कहीं पर सिंपैथेटिक तरीके से कहने की ज़रूरत है। टोन की, किसकी? या टोन हो कहने का जो तरीका, मान के चलिए कहीं ऐसा सीन आ गया जहाँ पर भाव विभोर हो करके, रो करके बात को कहने की ज़रूरत है। समझ में आया? कौन सी स्टाइल की ज़रूरत है वहाँ पर? रो करके बात को। और वहाँ पर आप हंस करके कहेंगे, समझ में आया, या गुर्रा कर कहेंगे, या वीर रस में कहेंगे, तो क्या वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करेक्ट होगी? नो, करेक्ट नहीं होगी ना। तो स्टाइल जो है उसकी, स्टाइल ऑफ द राइटिंग, लिखने की स्टाइल, वर्ड्स को जो चयन किया है उसने, ठीक है, किसमें? गद्य, प्रोज डिवाइस, गद्य शैली में, ठीक है, लिखने में, अपने में। तो ये क्या कहलाती है? टोन जो होती है प्रोज डिवाइस कहलाती है। समझ में आ रहा है? तो टोन क्या हो गई? समझ में आया कि कैसे वर्ड्स का चूज़ किया उसने, स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने की जो स्टाइल है उसके थ्रू, ठीक है। क्या अपने राइटर से, अब जैसे मान के चलिए हम कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो वर्ड्स का यूज होता है। जहाँ वीर की ज़रूरत है, जहाँ उत्साह भरे शब्दों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ उत्साहपूर्वक वो बात कही जाती है। जहाँ रोने की ज़रूरत है, तो वहाँ रोया जाता है। जहाँ पर हंस कर के बात करने की ज़रूरत है, हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा वीर रस, करुण रस, जहाँ पर उसी से हम समझ जाते हैं शब्दों से ही। तो वही है हमारा टोन। आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ टोन। अब देखो यहाँ से समझ जाएंगे, पूछ सकता है ये टाइप्स ऑफ टोन, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टोन आर देयर। तो टाइप्स जो होते हैं टोन्स के, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, असर्टिव टोन होती है। असर्टिव हो गया मतलब निश्चित बात को कहने वाला, निश्चित बात को सही जगह पर सही बात को कहने की टोन, ठीक है। और एक होती है नॉन असर्टिव, निश्चित बात न कहने वाला, निश्चित समय पर निश्चित बात को न कहने वाले। और एक होती है एग्रेसिव टोन, एक आक्रामक तरीका होता है कहने का। समझ में आया? तो 3 टाइप्स होते हैं ये हमारे टोन के। असर्टिव टोन याद रखेंगे, असर्टिव टोन, नॉन असर्टिव टोन, एग्रेसिव टोन, ठीक है। तो आगे चलेंगे, समझेंगे। अब देखो हमारा ये अगला डिवाइस आ गया, प्रोज डिवाइस हमारी अगली आ गई, कौन सी? 6th, मूड। ये हमें दिखाई दे रहा है मूड। मूड को कहते हैं हिंदी में मनोदशा। मूड कैसा है, ठीक है, मूड लिखने। अब देखो समझेंगे मूड क्या होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो देखेंगे, मूड मीन्स ए टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग। अब देखो कि बहुत छोटे से मैंने शब्दों में आपके लिए बहुत अच्छी बात लिखी है। टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड, टेम्परेरी मीन्स अस्थाई, स्टेट मीन्स कंडीशन ऑफ माइंड मीन्स माइंड की और फीलिंग्स, भावनाओं और दिमाग की अस्थाई स्थिति को क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। समझ में आया? तो जैसे वैसे भी तो आप जानते होंगे अपने घर में, गांव में, मोहल्ले में, जहाँ भी आप बात कर रहे हैं, यार वो पता नहीं किस मूड में बात कर रहा था, मनोदशा जिसको कहेंगे। जैसे अब टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? टेम्परेरी का मतलब अस्थाई। अस्थाई, जैसे कभी हम सैड मुद्रा में आ जाते हैं, कभी हम हंसी की मुद्रा में आ जाते हैं, कभी उत्साह की मुद्रा में आ जाते हैं, कभी एग्रेसिव मुद्रा में आ जाते हैं, मनोदशा में आ जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है हमारा टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग्स। क्योंकि हम सदा स्थायी रूप से हम एक मूड में नहीं रहते कि हमेशा हम हंसते मूड में रहें, हमेशा हम सैड मूड में रहें, हमेशा हम एग्रेसिव मूड में रहें, नहीं। ये हमारी क्या होती है? टेम्परेरी
स्टेट ऑफ माइंड होता है या टेम्परेरी कंडीशन कह लीजिए, फीलिंग्स, ठीक है। ये हमारा ये यहाँ से तो पूछ सकता है व्हाट इज मूड, किसमें आपके पेपर में, व्हाट इज मूड, यूनिट थर्ड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोज डिवाइस से सही है। तो व्हाट इज मूड, मूड क्या होता है, तो आपका ऑप्शनल में लिखा मिलेगा टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ से ये अर्थ हो जाएगा, ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक फिर से हम हटा के आपको दिखा देते हैं। टेम्परेरी मीन्स अस्थायी स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग्स, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। द ओवरऑल फीलिंग्स और एटमॉस्फियर ऑफ ए टेक्स्ट often created by the author's use of imagery and word choice. The overall अंततः सभी से ओवरऑल फीलिंग्स सभी फीलिंग्स और एटमॉस्फियर वातावरण ऑफ टेक्स्ट मीन्स किसी लेखनी का, ऑफन प्राय क्रिएट मीन्स निर्मित किया जाता है, बाय द ऑथर्स वर्ड्स ऑफ इमेजरी, नहीं ऑथर्स यूज ऑफ इमेजरी और वर्ड चॉइस, ऑथर के इमेजरी के प्रयोग के द्वारा और वर्ड चॉइस शब्दों के चयन के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है, किसी भी लेखनी को एटमॉस्फियर दिया जाता है, ठीक है। आया समझ में। द ओवरऑल फीलिंग्स क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, मूड इज क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ अफेक्ट एंड इमोशंस। मूड जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है, नज़दीकी रूप से संबंधित होता है टू द कंसेप्ट मीन्स विचारों से, ऑफ द इफेक्ट मीन्स प्रभाव, ऑफ इमोशंस इमोशन और इफेक्ट के कंसेप्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। भावनाएं कैसी हैं मन में, समझ में आ रहा है, उसके इफेक्ट से रिलेटेड। मन में क्या सी भावना है, अगर हमारे अंदर किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, फीलिंग्स, तो हमारे क्या होगा, मूड वैसा ही होगा, गुस्से वाला होगा। हमारे अंदर हंसी की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो हमारे अंदर हमारा मूड कैसा होगा, खुश मूड होगा, हमारा हैप्पी मूड होगा, ठीक है। और तो क्या है कि कंसेप्ट ऑफ अफेक्ट्स एंड इमोशंस, समझ में आया। लेट अस नो, हम जाने अबाउट अफेक्ट एंड इमोशन भावना क्या होती है। इमोशंस आर दोज फीलिंग्स, वो भावनाएं होती हैं, दैट आर डायरेक्टेड एट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स जो आर डायरेक्टेड संबंधित होती हैं, सीधी सीधी जुड़ी होती हैं, इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट किसी विशेष वस्तुओं से जुड़ी होती हैं, और सिचुएशन किसी सिचुएशन से जुड़ी होती हैं। भाइल जब ए मूड इज ए स्टेट ऑफ फीलिंग, जबकि मूड जो होता है इज ए स्टेट ऑफ फीलिंग्स की स्थिति होती है, इसको समझेंगे। मूड इज स्टेट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, भावनाओं की स्थिति होती है, दैट इज लेस इंटेंस, जिसका लेस इंटेंस कम ऊंचा स्तर होता है, देन इमोशंस से थोड़ा सा कम ऊंचा स्तर होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, मूड कह देते हैं। समझ में आया। अब देखेंगे, इसको समझेंगे। एलिमेंट्स ऑफ मूड, और मूड के एलिमेंट्स कितने होते हैं, समझ में आया। देखो पूछ सकता है यहाँ पर ये क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मूड आर देयर, ठीक है। तो कितने होते हैं, सेटिंग, टोन, इमेजरी और डिक्शन, ठीक है। आगे चलेंगे, 4 को ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा फोर्थ प्रोज डिवाइस, सेवेंथ प्रोज डिवाइस आ जाती है, जिसको कहते हैं एनालॉजी। ये दिखाई दे रहा है एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं समानता, किन्हीं भी दो चीज़ों की समानता, किन्हीं दो शब्दों की समानता, किन्हीं दो सेंटेंस की समानता, ठीक है। तो देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। एनालॉजी वर्ड केम होगा, यहाँ पर कम की जगह केम, फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनालॉगिया। एनालॉजी शब्द जो कहाँ से आया है, केम मीन्स आया है, फ्रॉम मीन्स से, ग्रीक शब्द एनालॉगिया से लिया गया है, आया है। इट इज़ मेड ऑफ, यह बना है, 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से, एना एंड लोगस।
एना और लोगस शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान रखेंगे कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड एनालॉगिया से लिया गया है एनालॉजी शब्द। एना मीन्स अपॉन, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अपॉन मतलब अकॉर्डिंग टू के अनुसार, और लॉगस मीन्स रेशियो। लॉगस का मतलब होता है एक प्रपोर्शन, एक क्षेत्र, रेशियो। देखेंगे यहाँ बिना डी रिकॉर्डर के देखेंगे क्योंकि यहाँ ढक जाता है थोड़ा सा। टुगेदर द वर्ड मीन्स प्रपोर्शन, जिसका कुल मिला के दोनों का मिलाकर अर्थ निकालें तो क्या हो गया, प्रपोर्शन, किसी भी चीज़ का भाग, रेशियो। इन जनरल राइटिंग, सामान्य लेखनी में, एंड लिटरेचर और लिटरेचर में, व्हेन बी कंपेयर, व्हेन मीन्स जब भी, कंपेयर मीन्स हम तुलना करते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स और टू, आगे चलेंगे तब समझ पाएंगे इसको, टू ऑब्जेक्ट्स और टू, हाँ देखेंगे समझेंगे। देखो जैसा कि हमने अभी पढ़ा पीछे, व्हेन इन राइटिंग एंड लिटरेचर वी कंपेयर टू वर्ड्स एंड टू ऑब्जेक्ट्स इट इज एन एनालॉजी। जब हम दो शब्दों को किसी भी लिटरेचर में क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, समानता उनकी देखते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एनालॉजी कहलाती है। समझ में आया। तो एनालॉजी अगर पूछ सकता है तो समझ में आ गई क्या होती है, जब टू वर्ड्स की, टू ऑब्जेक्ट्स का हम कंपैरिजन करते हैं और हम देखते हैं कि दोनों में समानता है, ठीक है, सेम सेम है दोनों, तो वो एनालॉजी कहलाती है। इट इज टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन, ठीक है, ये एक प्रकार के कंपैरिजन में फिगर ऑफ स्पीच की तरह इसकी भाषा होती है, ठीक है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं ना, जिनमें कौन कौन से में तुलना होती है, मेटाफर, शिमली में समानता बताई जाती है, ठीक है। तो देखेंगे अब टाइप्स इसके कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी के टाइप्स जो होते हैं, द फॉलोइंग लिटरेचर डिवाइसेस आर एज एनालॉजी। तो एनालॉजी को डिवाइसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, मेटाफर, जिसे हम रूपक कहते हैं, इनमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है एज, लाइक, शो। इसी तरह से सिमिली, मेटाफर, ये गलत बोल दिया हमने। मेटाफर क्या होता है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेटाफर, सिमिली, एलिगोरी, एलिगोरी का मतलब होता है ये भी रूपक की तरह ही होता है, ये भी अलंकार, यहाँ भी तुलना की जाती है। पैराबल का मतलब होता है एक दृष्टांत, इसे कहेंगे, जैसा कि हमने आपको समझने के लिए हिंदी में भी लिख दिया है। पैराबल का मतलब है दृष्टांत, रूप का शोक्ति, मतलब इसमें रूप का शोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज़ की तुलना की जाती है। और एग्जाम्पलिकेशन का भी मतलब यही होता है कि दो वस्तुओं का एग्जाम्पल के थ्रू कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, एनालॉजी हो जाती है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम एनेक्डोट्स पर। एनेक्डोट्स 8वीं हमारी प्रोज डिवाइस है, 8th क्या है, एनेक्डोट। एनेक्डोट होती है छोटी सी कहानी। एनेक्डोट का मतलब पहले समझ लेंगे, एनेक्डोट क्या होता है, बहुत अच्छे समझेंगे, छोटी सी कहानी। आपके समझने के लिए मैंने बहुत हिंदी में भी आपके लिए लिख दिया है। तो यूजुअली, अब इसको समझेंगे एनेक्डोट क्या होता है। यूजुअली शॉर्ट नरेटिव ऑफ एन इंटरेस्टिंग, अम्यूजिंग एंड बायोग्राफिकल इंसिडेंट। बहुत संक्षिप्त रूप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यूजुअली प्राय शॉर्ट नरेटिव ऑफ ए इंटरेस्टिंग मीन्स आनंददायक, अम्यूजिंग का भी मतलब वही होता है, अम्यूजिंग आनंददायक, जिसमें हंसी मजाक होती है। बायोग्राफिकल मीन्स जैसे किसी भी चीज़, किसी व्यक्ति की कथा, इंसिडेंट, ठीक है। बायोग्राफिकल कोई घटना हो या अम्यूजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, उसका क्या होता है, शॉर्ट नरेटिव। संक्षिप्त रूप से किसी भी चीज़ की इंटरेस्टिंग, अम्यूजिंग और बायोग्राफिकल इंसिडेंट की किसी भी संक्षिप्त रूप में वर्णन क्या कहलाता है, एनेक्डोट कहलाता है। समझ में आया। किसी भी घटना का, हिंदी में समझा देते हैं हम आपको, किसी भी घटना का, वो घटना चाहे इंटरेस्टिंग हो, चाहे विनोद भाव से भरी हो, विनोद, हास्य विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक से भरी हो, चाहे बायोग्राफी हो, कैसी भी इंसिडेंट हो, वो उसका वर्णन कैसे किया गया हो, शॉर्ट नरेटिव हो, मतलब संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया हो, वो क्या कहलाता है, एनेक्डोट कहलाता है। क्लियर हो गया।
तो अगर पूछता है कि व्हाट इज एनेक्डोट तो बता दोगे शॉर्ट नरेटिव इंसिडेंट। क्या आएगा इसका आंसर? शॉर्ट नरेटिव इंसिडेंट क्या कहलाती है? एनेक्डोट कहलाती है। क्लियर? आगे चलते हैं। द वर्ड एनेक्डोट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनेक्डोटा, एनेक्डोटा विच मीन्स नॉट एंड एनेक्डोटा। ठीक है, देखो वर्ड एनेक्डोट, एनेक्डोट शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक, ज़्यादातर वर्ड ग्रीक से लिए गए हैं। वर्ड एनेक्डोटा शब्द से लिया गया है। विच मीन्स जिसका अर्थ होता है नॉट, मीनिंग एकिडोमा। ठीक है, मीनिंग टू पब्लिश इन द 1718, जिसका अर्थ किसमें? मीनिंग मीन्स अर्थ दिया गया, टू पब्लिश मीन्स पब्लिश करने के लिए इन द 1718, 1718 में इसको पब्लिश करने के लिए इसका मीनिंग हुआ। द मीनिंग ऑफ एनेक्डोट हैड बीन ब्रॉडेंड, और मीनिंग ऑफ एनेक्डोट, एनेक्डोट का जो अर्थ है हैड बीन ब्रॉडेंड, विस्तृत हुआ, टू कवर एनी इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग पर्सनल टेल। क्या करने के लिए? किसी भी आनंददायक विनोद भाव से भरी हुई पर्सनल कहानी को कवर करने के लिए इसका ब्रॉडेंड हुआ, इसका विस्तार हुआ। किसका? मीनिंग ऑफ एनेक्डोट। क्लियर? द मीनिंग ऑफ एनेक्डोट, एनेक्डोट का जो मीनिंग है हैड बीन ब्रॉडेंड। क्लियर हो गया? क्या करने के लिए? इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग पर्सनल टेल, टेल मीन्स होती है कहानी, इनको कवर करने के लिए इसका विकास हुआ और अधिक विस्तृत हुआ ये एनेक्डोट। ठीक है, तो ये जो एनेक्डोट होते हैं, ये देखो टाइप्स ऑफ एनेक्डोट, इसके एनेक्डोट्स जो छोटी सी कहानियाँ होती हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छी। यहाँ पर ये आपको ये पता होना चाहिए एनेक्डोट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखेंगे। पहली क्या है? ह्यूमर्स। देखो यहाँ थोड़ा सा ड्यू रिकॉर्डर यहाँ तक तो चल जाएगा। ह्यूमरस, ह्यूमर्स होते हैं हास्य व्यंग, ह्यूमरस होते हैं हास्य व्यंग, हास्य व्यंग से भरी हुई कहानी, छोटी कहानी, हास्य व्यंग से भरी हुई छोटी सी कहानी क्या कहलाती हैं? एनेक्डोट्स। रिमाइंसेंट, रिमाइंसेंट का मतलब, रिमाइंस मीन्स होता है याद रखना। ठीक है, मेमोरेबल। ठीक है, रिमाइंसेंट का मतलब मेमोरेबल, जिसको क्या रखा जा सके? यादगारनी कहानियाँ, छोटी छोटी यादगारनी कहानियाँ भी क्या होती हैं? एनेक्डोट्स कहलाती हैं। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 होगा हमारा फिलोसफिकल। फिलोसफिकल क्या होता है? दार्शनिक। फिलोसफी क्या होती है? दर्शन शास्त्र होता है। फिलोसफिकल में दार्शनिक कहानियाँ जो दर्शन से भरी हुई होती हैं, जिसमें हमें कुछ नॉलेज मिलती है, फिलोसफिकल नॉलेज मिलती है, वो भी कहानियाँ होती हैं छोटी छोटी, उन्हें क्या कह देते हैं? एनेक्डोट्स कह लेते हैं। और ये हमारा 4 हो जाएगा, ये बिना ड्यू रिकॉर्डर के देखेंगे। इंस्पायरेबल, इंस्पिरेशनेबल। ठीक है, इंस्पिरेशनल जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्रेरणादायक एनेक्डोट्स होती हैं, जिसमें प्रेरणा मिलती है। बच्चों की छोटी छोटी कहानियाँ देखिए, इंस्पिरेशन से भरी हुई बहुत सारी। स्कूल्स देखते हैं आप, कॉलेज, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, वहाँ LED लगा देते हैं, वहाँ पर इंस्पायरेबल एनेक्डोट्स चलती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ चलती हैं। समझ में आया? तो वही है, इंस्पायरेशनल स्टोरीज होती हैं, एनेक्डोट्स होती हैं। और कॉशनरी होती हैं। कॉशनरी का मतलब होता है वार्निंग काइंड ऑफ, मतलब जिसमें क्या दी जाती है? चेतावनीपूर्ण शब्दों का, चेतावनीपूर्ण स्टोरी का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाती है? वो भी एक एनेक्डोट्स का ही छोटी सी स्टोरी होती है, पार्ट होता है। इसको समझेंगे, आगे चलेंगे, देखेंगे। अब क्या है अगला हमारा? ये दिखाई दे रहा है हमें एंटीथेसिस। 9 हमारा प्रोज डिवाइस हो जाएगा। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है विलोम या कह लीजिए अर्थ की विपरीतता। जहाँ पर एक ही सेंटेंस में हमें अर्थ की विपरीतता दिखाई देती है। देखेंगे, अगर पूछता है तो हमें क्या अर्थ देना है ऑप्शन में कि व्हाट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? एंटीथेसिस मीन्स अपोजिट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का विपरीत होना क्या कहलाता है? एंटीथेसिस। अगर पूछ लेता है
कि व्हाट इज द एंटीथेसिस इन द प्रोज डिवाइस। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, द अपोजिट ऑफ समथिंग, द अपोजिट ऑफ समथिंग, या कह लीजिए द कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कॉजेज एंड। ठीक है, तो लंबा हो जाएगा, सीधा सामने अर्थ इतना ध्यान रखेंगे, अपोजिट ऑफ समथिंग, अपोजिट ऑफ आइडियाज। जैसे हमारा ऑक्सीमोरन होता है, ऑक्सीमोरन होता है, और ऑक्सीमोरन होता है अलंकार हमारा फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें एक ही सेंटेंस होता है और एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हमें आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम कहें ही इज़ एन ऑनेस्ट थीप, तो ए ऑनेस्ट थीप बाज कॉच्ड इन द विलेज, एक ईमानदार चोर गांव में पकड़ा गया। ठीक है, तो क्या है, अब दो एक ही सेंटेंस में दो विरोधी विचार आ रहे हैं, क्या मतलब थीप भी है और क्या है, चोर भी है, तो दो विरोधी गुण एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, अर्थ की विपरीतता होती है, अपोजिट ऑफ समथिंग। ठीक है, कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज, ये दे रहा है कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज, विचारों का विरोधी होना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एंटीथेसिस कहलाता है। जैसे हम कहते हैं स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो एक बार फिर देख लेते हैं, एंटीथेसिस मीन्स अपोजिट ऑफ समथिंग और कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज बाय मीन्स, कंट्रास्ट मीन्स विरोध, ऑफ आइडियाज मीन्स विचारों की विरोधता या विपरीतता, बाय मीन्स किसी भी तरह से, किसी भी साधन के द्वारा, पैरेलल मीन्स समथिंग, सही, अरेंजमेंट मीन्स क्रम, और वर्ड्स मीन्स शब्दों का, कॉजेस मीन्स कारण, और सेंटेंस मीन्स क्लोजेस होगा यहाँ पर। ठीक है, वर्ड्स, सेंटेंस और क्लोजेस का जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल है, सही है, और लेकिन क्या है, आइडियाज़ कैसे हैं, कंट्रास्ट हैं वहाँ पर। समझ में आया, तो वो क्या कहलाता है, एंटीथेसिस कहलाता है। क्लियर हो गया। इन ग्रीक में एंटीथेसिस मीन्स सेटिंग, एंटीथेसिस को एक सेटिंग भी कहते हैं। आगे चलेंगे, एंटीथेसिस कैन बी डिफाइंड एज ए फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस को एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में, एंटीथेसिस कैन बी डिफाइंड, एंटीथेसिस को डिफाइन किया जा सकता है एज मीन्स के रूप में, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्विंग करते हुए, सीमिंग मीन्स प्रतीत होते हुए, कंट्रैक्शंस मीन्स विरोधता, ऑफ आइडियाज मीन्स विचारों की, वर्ड्स मीन्स शब्दों की, कॉजेस मीन्स कारणों की, सेंटेंस मीन्स सेंटेंस विद इन इट। ठीक है, तो क्या है, इन्वॉल्विंग करते हुए, सीमिंग मीन्स प्रतीत करते हुए, कंट्रास्टिंग मीन्स विरोधता ऑफ विचारों की, वर्ड्स शब्दों की, क्लोजेस मीन्स नहीं, क्लोजेस की जो क्लोज होते हैं ना दो, उसकी, सेंटेंस मीन्स सेंटेंस की, विद इन ए बैलेंस ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर, विद इन मीन्स के साथ, और बैलेंस मीन्स, बैलेंस कहते हैं ना हिंदी में, कहेंगे इसको, नहीं आ रहा हिंदी शब्द, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में सही बैलेंस के साथ, सही संतुलन, अब शब्द आया, सही संतुलन के साथ सेंटेंस, क्लोजेस, वर्ड्स, विचारों का क्या होता है, कंट्रास्टिंग प्रतीत होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एंटीथेसिस कहलाता है। एंटीथेसिस हैज़ टू आइडियाज़, एंटीथेसिस के टू आइडियाज होते हैं, विद इन वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, दिस आइडिया आर फंक्शनली अपोजिट व्हेन दीज आर कंपेयर्ड। ठीक है, विद इन वन स्टेटमेंट, तो द आइडियाज मीन्स विचार, आर फंक्शनली अपोजिट, फंक्शन के रूप में, कार्य जो होता है कार्य के रूप में अपोजिट होते हैं, व्हेन मीन्स जब, देयर आर कंपेयर्ड, दीज आर कंपेयर्ड, जब इनकी तुलना की जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। समझ में आया, जैसा कि हमने आपको बताया था
कि दो शब्दों की, दो चीज़ों की तुलना की जाती है, दोनों शब्दों का अपोजिट अर्थ निकलता है, अपोजिट आइडियाज़ होते हैं उसमें, तो वो क्या कहलाता है? एंटीथेसिस कहलाता है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अफोरिज्म पर। अफोरिज्म को कहते हैं हिंदी में कहावत। ये भी क्या होता है? प्रोज डिवाइस का ही पार्ट है, प्रोज डिवाइस है हमारी। तो अफोरिज्म मीन्स ए कॉन्साइंस स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। देखो समझेंगे, अफोरिज्म मीन्स, अफोरिज्म का मीन्स होता है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है संक्षिप्त, स्टेटमेंट्स मीन्स कथन, और प्रिंसिपल में सिद्धांत। किसी भी सिद्धांत का एक संक्षिप्त कथन अफोरिज्म कहलाता है। समझ में आया? किसी भी सिद्धांत का संक्षिप्त कथन अफोरिज्म कहलाता है। कहावत सुनी होगी आपने, हिंदी में तो सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना। अब देखा, छोटा सा स्टेटमेंट है। ऐसे ही इंग्लिश में हमारी होती हैं, when the cat the mice disappears, the sun rises, the fog disappeared। ठीक है, तो जैसे हिंदी में तो सुनी होंगी आपने, भैंस के आगे बीन बजाना, ऊंचा दुकान फीका पकवान, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये क्या है? कहावतें हैं, लेकिन इनका जो अर्थ निकालें तो बहुत ब्रॉड निकलता है, बड़ा निकलता है। लेकिन क्या होता है? एक कंसाइंस स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है? एक संक्षिप्त कथन होता है, किसका? प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का। अब देखो, खोदा पहाड़ निकली चुईया का मतलब क्या हुआ? मतलब हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करते गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बहुत छोटा। भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब क्या हुआ? कि हम किस मूर्ख व्यक्ति के सामने हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं जो जिसका कोई मतलब ही नहीं समझता। समझ में आया? ऊंचा दुकान फीका, ये सब क्या है? कहावतें हैं, जैसा कि हमने इंग्लिश में भी आपको बताई अभी। तो इसी तरह देखेंगे, देखो तो देखो, अगर पूछ लेता है कि व्हाट इज अफोरिज्म, अफोरिज्म क्या होता है इन द प्रोज डिवाइस, तो द प्रोज डिवाइस अफोरिज्म मीन्स, ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन, प्रोज डिवाइस अफोरिज्म मीन्स। ठीक है, तो क्या होगा? ए कंसाइंस स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। किसी भी सिद्धांत का संक्षिप्त कथन क्या कहलाता है? अफोरिज्म कहलाता है। ठीक है। इट वाज ओरिजिनली यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। इसका ओरिजिनली जब उत्पत्ति के आधार पर जब ये उत्पन्न हुआ वर्ड, तो इसका प्रयोग कहाँ किया गया? इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया। एन अफोरिज्म, एन होना चाहिए यहाँ पर, एन, ठीक है। एन अफोरिज्म इज ए कंसाइंस टर्स लैकोनिक मेमोरेबल एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रुथ प्रिंसिपल। ठीक है, देखो अफोरिज्म एक कंसाइंस का भी मतलब होता है शॉर्ट या ब्रीफ, संक्षिप्त। ठीक है, टर्स का भी मतलब संक्षिप्त, या ये दिखाई दे रहा है हमें, इसका भी मतलब ब्रीफ या संक्षिप्त होता है। लैकोनिक का भी मतलब संक्षिप्त या ब्रीफ होता है। मेमोरेबल मीन्स होता है यादगारी, एक्सप्रेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति या प्रदर्शन ऑफ जनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य सिद्धांत का एक एक्सप्रेशन होता है जो मेमोरेबल होता है और संक्षिप्त होता है, जैसे जाना जाता है। जैसे कि हम बहुत, जिसको जो साधारण सत्य होता है, कहावत होती है, जनरल ट्रुथ होती है, वो क्या होता है? जनरल ट्रुथ होता है, जो माना जाता है, जो बिल्कुल सच होता है। जैसे का वर्षा जब फसल का वर्षा, चलो कोई बात नहीं है, नहीं याद आई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत प्राचीन कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। हम सब जानते हैं कि साधारण सत्य है ये बात। ठीक है, इन ग्रीक, देखेंगे आगे चलेंगे। इन ग्रीक फिजिशियन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन यूज्ड एफोरिज्म। ग्रीक जो फिजिशियन थे, ग्रीक फिजिशियन रिगार्डेड मीन्स इसको रिगार्ड किया
एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन के फादर के रूप में ग्रीक फिजिशियन को रिगार्ड किया गया। यूज्ड एफोरिज्म्स, जिन्होंने एफोरिज्म शब्द को प्रयोग किया था, किसको क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग किया था। किसने, जो ग्रीक फिजिशियन थे, ठीक है, उन्होंने। आगे चलेंगे। द पर्पस ऑफ एफोरिज्म इज टू टीच ए लेसन व्हाइल स्पीकिंग इन प्लेन टर्म्स। पर्पस मीन्स उद्देश्य, ऑफ एफोरिज्म मीन्स कहावत का जो उद्देश्य होता है, इज टू टीच सबक सिखाना, इज टू टीच ए लेसन एक सबक सिखाना होता है, व्हाइल जब स्पीकिंग मीन्स बोलकर, इन ए प्लेन टर्म्स एक समरसता के टर्म में, एक सरल विनम्र टर्म में किसी भी बात को बोल करके एक सबक सिखाना होता है। इट इज ए ऑल्सो ए लिटरेरी डिवाइस, ये एक ऑल्सो मीन्स भी होती है, लिटरेरी में साहित्यिक, डिवाइस मीन्स युक्ति, ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट, जिसका क्या होता है, संक्षिप्त कथन होता है, ऑफ ए जर्नल ट्रुथ, और जो क्या होती है, जनरल ट्रुथ होती है, सामान्य सत्य होती है। समझ में आया, इस बात को, इतने को ध्यान रखेंगे। इट इज ऑल्सो ए लिटरेरी डिवाइस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रुथ। समझ में आया, तो एक जनरल ट्रुथ होता है, सामान्य सत्य स्टेटमेंट होता है, और एक लिटरेरी डिवाइस होती है। ये क्लियर हो गया हमारा। तो कहावत क्या होती है, एफोरिज्म क्या होता है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट डिक्शन, ये दिखाई दे रहा है हमें, डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है शब्द चयन। अब प्रोज डिवाइस में शब्दों का कैसा चयन होता है, देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। डिक्शन मीन्स द चॉइस एंड द यूज ऑफ वर्ड्स। डिक्शन का जो मीन्स होता है, देखो ये थोड़ा सा, ये चॉइस लिखा हुआ है, दब गया है थोड़ा सा, चॉइस, यूज प्रयोग ऑफ वर्ड्स में शब्दों का, फ्रेजेस मीन्स शब्द समूह। शब्द समूह का मतलब समझते हैं, जैसे लुक आफ्टर, एक शब्द से ज़्यादा शब्द, एक से ज़्यादा जुड़े हों उसमें शब्द, उसका एक ही अर्थ निकलता हो, वो शब्द समूह कहलाता है। जैसे लुक आफ्टर, ये वर्ब है, फ्रेज वर्ब है। ऐसे ही शब्द होते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, 3 वर्ड हो गए, के बावजूद, ठीक है। तो डिक्शन मीन्स, डिक्शन का जो मीन्स होता है, द चॉइस एंड यूज, चॉइस मीन्स चुनना, ठीक है, यूज मीन्स प्रयोग करना, और वर्ड्स मीन्स शब्दों का, फ्रेज, ठीक है। इन स्पीच मीन्स किसी भाषण में, और राइटिंग मीन्स लेखनी में, किसी लेखनी में या किसी भाषण में। फ्रेज मतलब शब्द समूह का, शब्दों का प्रयोग और चुनना ही डिक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ, डिक्शन क्या होता है, फिर बोले एक बार, क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। क्या मीन, चॉइस चुनना, यूज प्रयोग करना, वर्ड्स में शब्दों का, और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग बोलने की स्टाइल, शैली, और राइटिंग मीन्स लिखने की, एज डिपेंडेंट ओपन चॉइस ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के ओपन चॉइस पर डिपेंड होती है। समझ आया, क्लियर हो गया। और क्या होती है, और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग बोलने की शैली और लिखने की शैली, एज डिपेंडेंट निर्भर होती है, निर्भर ओपन चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों के ओपन चॉइस पर डिपेंडेंट होती है। डिक्शन वर्ड केम इन 1450 लेट इन मिडिल इंग्लिश। डिक्शन शब्द जो आया, कब आया, 1400 से 1450 के बीच रहा। लेट इन मिडिल इंग्लिश, मध्य अंग्रेजी में, जब मध्ययुगीन चल रहा था तो इंग्लिश में, तब उस समय ये शब्द आया। डिक्शन किस में, प्रोज में, इंग्लिश में, साहित्य में। इट इज बोरोड फ्रॉम एंगल फ्रेंच ऑफ लैटिन, इसको बोरो किया गया, कहाँ से, उधार, ध्यान रखेंगे कहाँ से लिया गया ये शब्द, कब आया, 1400 से के में आया, और 1400 से लेकर 1450 तक ये रहा, और लेट इन मिडिल इंग्लिश। इट इज़ बोरोड, इसे बोरोड किया जाता है, फ्रॉम द एंगल फ्रेंच लैटिन, फ्रेंच और लैटिन से इसको बोरो किया गया।
आगे देखेंगे क्या है ये। अकॉर्डिंग टू मेमोरियम वेबस्टर्म कॉम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, ये हमें दिखाई दे रहा है। द ओरिजिनल मीनिंग इज ए राइटर्स और स्पीकर्स डिस्टिंक्टिव वोकैबुलरी चॉइस और स्टाइल ऑफ द एक्सप्रेशन इन ए पोएम और ए स्टोरी। देखो पास पूरी सी बात हो गई, इसमें समझ लो इसको बहुत अच्छे से। ओरिजिनल मीनिंग सही, ओरिजिनल मीनिंग तो समझ, ओरिजिनल का मतलब सही मीनिंग, इज होता है ए राइटर्स मीन्स एक लेखक की और ए स्पीकर का डिस्टिंक्टिव वोकैबुलरी। डिस्टिंक्टिव का मतलब एक अलग वोकैबुलरी में शब्द चयन, वोकैबुलरी चॉइस शब्दों का सही चयन, एक अलग चयन, और स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की एक अलग शैली, इन ए पोएम एक पोएम में और एक स्टोरी में क्या कहलाती है, डिक्शन कहलाती है। समझ में आया, बहुत अच्छी पूरी बात समझ गई इसमें। एक कहानी और एक पोएम में एक्सप्रेस करने की जो शैली होती है, स्टाइल होती है, तरीका होता है, और एक डिस्टिंक्टिव वोकैबुलरी चॉइस होती है स्पीकर की, बोलने में उसने कैसे शब्दों का चयन किया है, उसको क्या कह देते हैं, डिक्शन कह लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, ठीक है, तो बोलते समय वो किस शैली का प्रयोग कर रहा है, कैसे शब्दों का चयन कर रहा है, कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सही शब्दों का चयन करना चाहिए। जहाँ पर कैसे शब्दों के, उत्साहपूर्ण शब्दों की ज़रूरत है तो उत्साहपूर्ण शब्दों का, जहाँ रोमांटिक तरीके से कहने की ज़रूरत है वहाँ रोमांटिक तरीके के शब्दों का, और बोलने का जो तरीका है वो रोमांटिक होना चाहिए। जहाँ पर हास्य व्यंग और जहाँ पर इमोशनल होकर बोलने का की ज़रूरत है वहाँ इमोशनल वर्ड और इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ हमें बोलना चाहिए, वो क्या कहलाता है, हमारा डिक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया, ठीक, आगे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिक्शन, डिक्शन के जो टाइप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फॉर्मल डिक्शन होता है, औपचारिक डिक्शन होता है, और क्या होता है, इनफॉर्मल डिक्शन, इनफॉर्मल डिक्शन होता है, सॉरी देखेंगे कितने होते हैं टाइप्स बेटा। टाइप्स ऑफ डिक्शन, डिक्शन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर्मल डिक्शन, फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक डिक्शन, औपचारिक शब्द चयन, औपचारिक वे ऑफ एक्सप्रेशन। इनफॉर्मल डिक्शन और अनौपचारिक डिक्शन का मतलब अनौपचारिक वे ऑफ एक्सप्रेशन, अनौपचारिक वर्ड्स वोकैबुलरी, ठीक है। अब आ गया हमारा पेडेंटिक, पेडेंटिक होता है हमारा एजुकेटेड रिलेटेड, जैसे शिक्षाप्रद शब्दों का चयन और शिक्षाप्रद कहानियों से रिलेटेड, ठीक है। शिक्षाप्रद शब्दों का चयन आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला हो जाता है हमारा ये कॉलोक्यूअल, कॉलोक्यूअल क्या होता है, बोलचाल संबंधी शब्दों का, बोलचाल संबंधी शब्दों का प्रयोग। क्लियर हुआ। फॉर्मल डिक्शन, औपचारिक शब्द चयन, अनौपचारिक शब्द चयन। पेडेंटिक डिक्शन का मतलब हो गया, अभी हमने आपको क्या बताया, पेडेंटिक एजुकेटेड रिलेटेड, शिक्षाप्रद शब्दों का प्रयोग, और कॉलोक्यूअल का मतलब क्या हो गया, बोलचाल संबंधी शब्दों का प्रयोग, ठीक है। स्लैग डिक्शन, स्लैग डिक्शन भी होता है हमारा, स्लैग डिक्शन होता है मटेरियल शब्दों का प्रयोग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाववाचक शब्दों का प्रयोग। कंक्रीट डिक्शन का मतलब जो हमारे पत्थर कंकड़ होते हैं ना, कंक्रीट धातुओं संबंधी शब्दों का प्रयोग। और जो लास्ट हो जाता है हमारा पोएटिक डिक्शन, पोएटिक शब्दों का प्रयोग, ठीक है। पोएट्री में शब्दों का जो प्रयोग होता है वो अलग होता है, प्रोज से हट। हाँ, अब हम पढ़ेंगे ये प्रोज का 12th प्रोज डिवाइस है हमारी, उलटना, इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब होता है उलटना, ठीक है। तो इनवर्जन क्या होता है, हम जैसा कि हम 11 डिवाइसेस पढ़ चुके हैं और 12वीं ये हमारे यहाँ क्या है, प्रोज डिवाइस इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखो हम आपको बहुत अच्छे से, आपके लिए हमने बहुत अच्छे इजी लैंग्वेज में आपको इसको लिखा हुआ है,
तो इन्वर्जन मीन्स, इन्वर्जन का मतलब होता है एक्शन मीन्स कार, इन्वर्टिंग मीन्स उलटना, मतलब एक्शंस को उलट दिया जाता है, समथिंग मीन्स किसी भी चीज़ को, और द स्टेट ऑफ द बीइंग इन्वर्टेड, तो जो स्टेट होता है, कथन होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, इन्वर्टेड कर दिया जाता है, उलट पुलट कर दिया जाता है, उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जैसे हम कहेंगे कर्ता की जगह क्रिया, क्रिया की जगह कर्म, कर्म की जगह कर्ता। इस तरह से ये सेंटेंस जब उल्टा पुल्टा हमें लिखा हुआ दिखाई देता है तो वो इन्वर्जन डिवाइस में लिखा हुआ होता है। जैसा आपने देखा होगा, बहुत सारी हम बुक्स पढ़ते हैं तो गद्य पद मतलब शॉर्ट स्टोरी, प्रोज, नोवेल, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किसी किसी पाठ का बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, ग्रामेटिकली करेक्ट होती है और हम बहुत अच्छे से अर्थ निकाल लेते हैं उसका, और कहीं कहीं इन्वर्जन लैंग्वेज में वो पार्ट लिखा होता है, तो इन्वर्जन में लिखा होता है तो हम कहते हैं अरे ये कैसे लिखा है, सब उल्टा सीधा पूरा सेंटेंस है और आई कर्म की जगह कर्ता लगा है। जैसा कि हम आपको देखो एक उदाहरण दें, ये पहले उदाहरण ही समझा देते हैं आपको। देखो जैसे देखो ये है, ये करेक्ट और ये इन्वर्जन में लिखा हुआ है। जैसे कि देखो हमने लिखा है आई शॉ ए शिप यस्टरडे, तो आई शॉ ए शिप यस्टरडे, मैंने एक कल शिप देखा, तो ग्रामेटिकली करेक्ट है ये, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। और इन्वर्जन में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यस्टरडे सॉ आई ए शिप। अगर इस तरह से लिखा हुआ है सेंटेंस, दिख रहा होगा हमको, तो और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो तो आई सॉ है, ये समझ में आ गया। यस्टरडे सॉ आई ए शिप, तो क्या हो गया, ये इन्वर्जन लैंग्वेज में हो गया। इसे हम करेक्ट इनकरेक्ट नहीं कहेंगे, ये लिखा हुआ है इन्वर्जन में लिखा हुआ है, उलट कर। अब ये सॉ सबसे पहले लिखा है, उसके बाद कर्ता लगा है, उसके बाद कर्म लगा है। अब देखो ऐसे भी ये भी इन्वर्जन हो गया, यस्टरडे ए शिप आई सॉ, यस्टरडे ए शिप आई सॉ, मैंने देखा, कल एक जहाज मैंने देखा, कल देखा मैंने एक जहाज। तो जैसे हम जब नहीं ये चीज़ें हमें प्रोज डिवाइसेस नहीं पता होती हैं तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे ये क्या है, ये लिखने वाले को तो ग्रामर भी नहीं आती, इसने तो ग्रामर की दृष्टि से सेंटेंस सब गलत लिखे हुए हैं, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, सबसे पहले क्रिया लगा दी है, फिर कर्ता लगाया है, फिर कर्म लगाया है। लेकिन वो गलत नहीं होता, इन्वर्जन में होता है। समझ में आ गया होगा। हाँ चलो अब चलते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ तक हमने देख लिया स्टेट ऑफ बीइंग इन्वर्टेड। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट को क्या कर दिया था, इन्वर्टेड कर दिया जाता है। इट मीन्स पुटिंग द वर्ब्स, इसका मतलब होता है पुटिंग मीन्स रखना, द वर्ब मीन्स क्रिया को, बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्रिया को रखा जाता है। समझ में आया, कर्ता से पहले क्रिया को रख दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी सेंटेंस दिखाया आपको, शॉ आई ए शिप, शॉ पहले लगा हुआ, क्रिया पहले लगी है, उसके बाद आई लगा हुआ है। इट इज ए लिटरेरी टेक्निक, ये एक लिटरेरी टेक्निक होती है, तकनीकी होती है, इन विच जिसमें द नॉर्मल ऑर्डर, जो सामान्य तरीका होता है, और वर्ड्स में शब्दों का, इज रिवर्स्ड, उसको रिवर्स्ड कर दिया जाता है। जनरली फॉर एम्फेसिस, जनरली में सामान्यतः, फॉर एम्फेसिस एम्फेसिस के लिए, बल देने के लिए, और स्पेशल अफेक्ट, एक विशेष अफेक्ट के लिए ये कर दिया जाता है। इट इज़ एन इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, ये क्या होती है, पोजीशन का इंटरचेंज होता है। ऑफ एडजस्ट, हाँ एडजस्टमेंट होता है, सच एज द प्लेसमेंट ऑफ ए वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट्स, ये क्या होता है, ऐसा प्लेसमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या लगी होती है, वर्ब लगी होती है। क्लियर हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम अपना ह्यूमर देखते हैं। क्या देखते हैं, ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है, हास्य व्यंग, वो तकनीकी लिखने की
ठीक है, समझ लेते हैं। ह्यूमर मीन्स, ह्यूमर का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग और कॉमिक। ठीक है, अम्यूजिंग होता है विनोद करना, विनोद का मतलब समझते हैं हंसी मजाक करना। ठीक है, कॉमिक मीन्स भी मतलब वही होता है हंसी मजाक, स्पेशली विशेष रूप से, एज एक्सप्रेस्ड मीन्स व्यक्त किया जाता है, इन ए लिटरेचर एक साहित्य, इन लिटरेचर साहित्य में, और स्पीच मीन्स किसी भाषण में। तो मत समझ में आ गया। ह्यूमर मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग, मस्ती मजाक करने की के गुण को, और कॉमिक, ठीक है वही बात है, स्पेशली विशेष रूप से, एक्सप्रेस्ड इन लिटरेचर एंड स्पीच, भाषण में और साहित्य में जिसको अभिव्यक्त किया जाता है हंसी मजाक के गुण को, वो क्या कहलाता है, हास्य व्यंग कहलाता है। ये क्या है हास्य व्यंग, व्हाट इज द ह्यूमर, ह्यूमर क्या है, अगर वो पूछता है व्हाट इज ह्यूमर, ह्यूमर इज ए लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमर और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ह्यूमर इज ए लिटरेरी टूल, ह्यूमर क्या होता है, एक लिटरेरी साहित्यिक हथियार होता है, टूल होता है, दैट मेक्स जो बनाता है, ऑडियंस लाफ, और दैट इंटेंस टू इंक्लूड अम्यूजमेंट ऑफ लाफर, इट्स पर्पस इज टू ब्रेक द मोनोटोनी, boredom and tedium, and make the audience nerves relax, make the audience nerves relax। अब समझेंगे इसको। ह्यूमर इज ए लिटरेरी टूल, ह्यूमर एक क्या होता है, साहित्यिक टूल होता है, हथियार होता है, दैट मेक्स द ऑडियंस लाफ, जो क्या करता है ऑडियंस को, मतलब पाठकों को हंसाता है। जैसे पढ़ करके उसे, किसी भी साहित्य को पढ़ करके हमें हंसी आ जाए तो वो क्या हो गया, ह्यूमर हो गया। समझ में आ रहा है, समझ, जैसे कि हमें हिंदी में हमने पढ़े होंगे तो बादशाह, जिसको पढ़ करके हमें हंसी आ जाए वो कौन सा रस हो गया, हास्य रस हो गया। ठीक है, तो ऑडियंस लाफ और दैट इंटेंस, ठीक है, जो इंटेंस करता है, टू इंड्यूस अम्यूजमेंट, जो आनंद के लिए प्रोत्साहित करता है, ऑफ लाफर मीन्स जो पढ़ने वाले हंसने वाले, इट्स पर्पज इसका उद्देश्य होता है, इज टू ब्रेक मीन्स तोड़ना, द मोनोटोनी बोर्डनम, मोनोटोनी होती है ऊबना, और बोर्डन मीन्स मतलब बोर होकर के जो हमें ऊबन होती है, और टेडियम टू मेक उन्हें बना देती है हास्यप्रद, एंड मेक द ऑडियंस नर्व्स रिलैक्स, इससे ऑडियंस की पाठक है उनकी नर्व्स को रिलैक्स मिलता है। अब देखो हम अपनी भाषा में आपको समझाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कहीं भागवत हो रही है, कथा हो रही है, तो जब पाठ पढ़ कथा कहते कहते जब लगता है शास्त्री को कि अब जनता जो ऑडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊब रहे हैं, उन्हें मोनोटोनी हो रही है, तो उनकी मोनोटोनी तोड़ने के लिए वो क्या करता है, कोई चुटकुला कहता है, या कोई इंटरेस्टिंग कहानी कहता है, या कोई भजन गवाता है ऐसा। तो क्या होता है कि उनकी मोनोटोनी को ब्रेक किया जाता है और इंटरेस्ट जगाया जाता है। तो ह्यूमर जो होता है वो क्या होता है, ऑडियंस की मोनोटोनी को ब्रेक डाउन करने के, तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, ह्यूमर का यूज़ किया जाता है, हास्य व्यंग शब्दों का यूज़ किया जाता है। समझ में। इट इज़ ऑफन फाउंड इन लिटरेचर, इसको लिटरेचर में फाउंड किया जाता है, मिलता है ये। मूवीज़ में मिलता है, वो देखा होगा ना आपने, ऑफन फाउंड ये मिलती है, कौन, ह्यूमर दिखाई देता है, हमें फाउंड कर सकते हैं हम इसको। साहित्य में भी मिलता है, थिएटर जो होते हैं ना हमारे, जहाँ पर नाटक बनते हैं, फिल्म बनती है, दिखाई जाती है, यहाँ पर थिएटर फिल्म दिखाई जाती है, मूवीज़ में हमारा ह्यूमर मिलता है। और एडवर्टाइजिंग जो होते हैं, एडवर्टाइज किए जाते हैं, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं जहाँ हास्य व्यंग की ह्यूमर की ज़रूरत होती है वहाँ भी ये हमें देखने को मिलते हैं। वेयर मीन्स जहाँ मेजर पर्पज, मुख्य उद्देश्य, इज टू मेक द ऑडियंस हैप्पी, और जहाँ पर ऑडियंस को खुश करने का मुख्य उद्देश्य होता है वहाँ पर ह्यूमर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, ह्यूमर इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल टू प्लीज द ऑडियंस,
देखेंगे। देखो अभी हम ड्यू रिकॉर्डर यूज़ नहीं कर सकते। तो ह्यूमर इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल, ह्यूमर जो होता है सबसे प्रभावशाली टूल होता है टू प्लीज मीन्स खुश करने का, ऑडियंस मीन्स पाठक को। इट अराउजेस इंटरेस्ट अमंग द रीडर्स, इट अराउजेस मीन्स जागृत करता है, इंटरेस्ट मीन्स आनंद, अमंग द रीडर्स ये रीडर्स के बीच में आनंद को जगाता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो ह्यूमर समझ में आ गया होगा हमारे कि ह्यूमर क्या होता है, इन्वर्जन समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, देखेंगे। हाँ देखेंगे पैथोज क्या होता है। ठीक है, लास्ट हमारा ये रह गया प्रोज डिवाइस पैथोज। पैथोज होता है करुणा या दया, जिस चीज़ को देख करके हमें दया आ जाती है वो क्या हो जाता है, जिस दया हमारे अंदर आ जाती है वो पैथोज कहलाता है। तो पैथोज मीन्स, पैथोज का मतलब होता है क्वालिटी दैट एवॉक जो जगाती है, पिटी मीन्स दया, सैडनेस मीन्स दुख और दुख। ठीक है, पैथोज का मतलब होता है वह गुण जो हमारे अंदर दया और दुख को जागृत करता है, वो करुणा कहलाती है, पैथोज कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मेमेरियन वेबस्टर्न कॉम, अकॉर्डिंग टू मेमेरियन वेबस्टर्न कॉम के अनुसार पैथोज इज एन एलिमेंट, पैथोज वह एलिमेंट होता है, वह तत्व होता है इन एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस में, और इन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हमारे कलात्मक प्रेजेंटेशन में, एवोकिंग मीन्स जगाने का, पिटी मीन्स दया, कंपैशन मीन्स भी दया। ठीक है, क्लियर हो गया। पैथोज वह तत्व होता है इन एक्सपीरियंस हमारे अनुभव में, हमारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में, क्या जगाने का, दया और कंपैशन मीन्स भी दया होती है और पिटी मीन्स भी दया होती है। दया को जगाने का एक क्या होता है, तरीका होता है, एलिमेंट होता है। आगे चलेंगे, देखेंगे। द ग्रीक वर्ड पैथोज into English in the 16th century and refers to the emotions produced by tragedy or a depiction of tragedy। देखो ग्रीक शब्द पैथोज जो है वो किस में है, इनटू इन इंग्लिश में है, इंग्लिश में आया इन द 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में इंग्लिश में ये इसको यूज किया गया, प्रयोग किया गया। एंड रेफर्स इसको रेफर किया जाता है टू द इमोशंस, किसके लिए, भावनाओं के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूस्ड ये उत्पन्न किया जाता है बाय द ट्रेजिडी, किसी ट्रेजिडी, और ए डेफिक्शन ऑफ ट्रेजिडी, किसी ट्रेजिडी भरे चित्र के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। किसी जैसे हम देख लें, किसी ट्रेजिडी वाले चित्र को देख लें, किसी भी ट्रेजिडी को देख लें, किसी भी दुख भरी चीज़ को देख लें, तो हमें क्या आ जाती है, ये हमारे अंदर पैथोज आ जाती है, दया आ जाती है। तो ऐसे ही जहाँ पर पैथोज वाली स्टोरीज होती हैं, दया वाली कहानियाँ होती हैं, यहाँ पर ट्रेजिक स्टोरी होती हैं, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं उन पर हमें क्या आती है, कंपैशन और पिटी आ जाती है। तो देखेंगे, इट इज़ एन अपील, यह एक अपील होती है टू मेड टू एन ऑडियंस इमोशंस इन ऑर्डर टू एवॉक फीलिंग। देखो इट इज़ एन अपील, एक अपील होती है, मेड टू एन ऑडियंस इमोशंस, क्या करने के लिए, ऑडियंस पाठकों के भावनाओं को, इन ऑर्डर टू एवॉक फीलिंग, तो ऑडियंस के अंदर फीलिंग्स को जगाने के लिए ये क्या होती है, एक अपील होती है, एक दरख्वास्त होती है। इस तरह से ही हमारी क्या हो जाती हैं, पोएटिक डिवाइसेस हो जाती हैं। तो हमारा ये क्लियर हो गया। तो अब हम आपको नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है, मैं बीए फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स डालूँगी,
और आपको मैराथन ऑप्शनल क्लासेस भी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय।